हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता सर क्लासेस। गुप्ता सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम जानते हैं मोमेंटम और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में जानना पड़ेगा। मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संवेग। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से चल रही है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई मान लीजिए कोई बाइक 100 की स्पीड से चल रही है तो उसको रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। अगर कोई स्पीड बाइक 50 की स्पीड की चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उस समय भी उसको बल की आवश्यकता होगी। लेकिन इन दोनों कंडीशन में जो गाड़ी तेज चल रही होगी उनको रोकने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। यानी कि जो फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कितना फोर्स अप्लाई करना है, कितना कम अप्लाई करना है, कितना ज्यादा अप्लाई करना है, वो डिपेंड करता है किस पे? उसके वेलोसिटी पे। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई 20 केजी का ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है सेम स्पीड से, और कोई 50 किलो का ऑब्जेक्ट है वो भी उतने ही स्पीड से मूव कर रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी आपको डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है। जिसका मास ज्यादा होगा उस पर, जिसका मास ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा रुकने के लिए, और जिसका मास कम होगा उसको रोकने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों केस में हमने देखा, यदि दोनों का मास बराबर है, ऑब्जेक्ट का मास अगर बराबर है, m1 इक्वल m2 है, m1 इक्वल क्या है? m2 है, लेकिन उनका जो स्पीड है, जिस गति से वो चल रहे हैं, v1 की स्पीड v2 से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में जो पहली वाली जो गाड़ी होगी, यानी कि पहला वाला जो ऑब्जेक्ट होगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसको रोकने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये वाला केस ले लें कि अगर m1 और m1 इज ग्रेटर देन m2, लेकिन v1 इक्वल v2, मास पहले वाले का दूसरे वाले से ज्यादा है लेकिन स्पीड दोनों का बराबर है, उस कंडीशन में भी जिसका मास ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। इससे हमको कंक्लूजन ये होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को, चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वह डिपेंड करता है किस पे? किस पे? उनके मास यानी कि उनके द्रव्यमान और उनके वेलोसिटी यानी उनके वेग पे डिपेंड करता है। और इन्हीं मास और वेग के प्रोडक्ट को, मास और वेग के प्रोडक्ट को ही, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। जिसमें ज्यादा, जिसका वजन ज्यादा है उसको रोकने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी, और जिसका वजन कम है उसको रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता पड़ेगी। So we have concluded that the force required to stop a moving body depends upon the velocity and mass of the objects. Okay, और the product of this mass and velocity, यानी कि मास और वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम की डेफिनेशन मिल जाती है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और ये मोमेंटम कहां से आया है? किसी ऑब्जेक्ट को, चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए। अच्छा, जो वस्तु रुकी हुई होगी उसमें मोमेंटम कितना होता है? 0 होता है। जो वस्तु रुकी होती है उसमें मोमेंटम होता ही नहीं है, 0 होता है।
ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। Momentum is a vector quantity. It is a vector quantity and its SI unit is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P। P इक्वल क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है। अब हमको पता चल गया कि व्हाट इज मोमेंटम। ठीक है। अब हम जानेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इसके बारे में जानेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to rate of change in momentum. The rate of change in momentum is called force. The rate of change in momentum is called force. यानी कि मोमेंटम में परिवर्तन के दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वह मोमेंटम में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके। द फोर्स F is directly proportional to change in momentum by time taken. On an object is directly proportional to rate of change in momentum. Means suppose कोई बॉडी u स्पीड से स्टार्ट होती है, u स्पीड से स्टार्ट होती है, उसका मास कितना था? m था। u स्पीड से स्टार्ट होती है, उसका मास कितना था? m था। तो उस कंडीशन में उसका मोमेंटम कितना होगा? p1 होगा। आफ्टर टी टाइम के बाद उसका स्पीड जो होता है वो v हो जाता है, क्योंकि स्पीड में चेंज होना ही होगा तभी मोमेंटम होगा। स्पीड उसका चेंज होता है, v होता है। मास तो उसका सेम रहेगा, मास में उसके कोई चेंज नहीं आएंगे, और लेकिन उसका मोमेंटम में चेंज आ जाएंगे, क्योंकि उसकी भी चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो उसका इनिशियल मोमेंटम p1 होगा और फाइनल मोमेंटम कितना होगा? p2 होगा। अच्छा, मतलब उसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? p2 माइनस p1। इस कंडीशन में कितना टाइम चेंज हुआ है? डेल्टा t। डेल्टा t टाइम में उसका मोमेंटम p1 से p2 हो गया। देन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 बाय डेल्टा t। ठीक है। अब p2 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे p2 की वैल्यू कितनी होगी? m इंटू v। कितनी होगी? m इंटू v, यानी कि mv। माइनस p1 की वैल्यू कितनी होगी? m इंटू u, यानी कि mu। और टाइम कितना लगा? डेल्टा t। इन दोनों में देखेंगे कि हमारे पास m कॉमन है, m कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? v माइनस यू बाई डेल्टा टी। और मोशन वाले रिलेशन में हमने पढ़ा है कि a इक्वल v माइनस यू बाई डेल्टा टी। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण इक्वल होता है v माइनस यू बाई डेल्टा टी। ठीक है। तो m और यहां पे v माइनस यू बाई डेल्टा टी को लिख सकते हैं हम क्या? a, यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। मीन्स f इक्वल, अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये कांस्टेंट है k। क्या है? कांस्टेंट है। f इक्वल k ma। k की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। k की वैल्यू कितनी होती है? 1। देन f इक्वल m क्रॉस a। f इक्वल m इंटू a, यानी कि फोर्स बराबर कितना होता है? मास गुणे एक्सेलरेशन। तो कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इक्वल मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स आपको फाइंड करना है तो उसका मास और एक्सेलरेशन फाइंड पता होगा तो आप फोर्स अपने आप फाइंड कर सकते हैं।
फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्शन में चेंज होता है। फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उधर ही फोर्स लगेगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट में डायरेक्शन में चेंजेस होंगे, उसके मोशन में जो चेंजेस होंगे, उसके स्पीड में जो चेंजेस होंगे, वह फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। फोर्स कौन सी राशि है? सदिश राशि है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। अच्छा, एक और यूनिट होता है फोर्स का। फोर्स का यूनिट क्या हो गया भाई? फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो मास का क्या होता है? किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है फोर्स का यूनिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। छोटा यूनिट क्या होता है? डाइन। 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 न्यूटन इक्वल 10 पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल क्या होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन। अब ये आपकी पूरा ये चैप्टर आपको आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कितना सीक्वेंस से कितना डीपली मैं इसको लेकर चल रहा हूं, और आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए जा रहा हूं। ठीक है, हमने पढ़ लिया इसमें मोमेंटम के बारे में पढ़ा है, और हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल बनता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है आपका 20 केजी, मान लीजिए कितना वेट है उसका? 20 केजी है, और उसमें एक्सेलरेशन है कितने का? मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। एक्सेलरेशन कितने का है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो कितना हो जाएगा फोर्स? 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ और थोड़े से टॉपिक जो बचे हुए उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद से मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताने से पहले मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स को भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके, और मुझे मोटिवेशन मिल सके डेली बाय डेली, जिससे कि मैं और डेली हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स, उसके साथ साथ इंग्लिश का भी पूरा वीडियो 9 से लेकर के 12 तक का सारा वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, और एक एक पॉइंट को आपके एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता जाऊंगा। धन्यवाद।